क्या है जो जनरल चैप्टर है उसमें हम क्या करते हैं, पहला जो चैप्टर है बायोलॉजी में जो है 30% सिलेबस को क्या कर दिया गया है, घटा दिया गया। तो 30% जो जिसमें हम बात करते हैं तो जीवों में जनन जो चैप्टर है, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग, ठीक है। जीवों में जनन की हम जो बात करते हैं, रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग की जो बात किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनन की। जनन, रिप्रोडक्शन। तो जनन क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा। जनन ये वो प्रक्रिया होती है, यानी कि प्रत्येक जीवधारी द्वारा, कोई भी जीवधारी हो, चाहे जंतु हो चाहे वनस्पति, प्रत्येक जीवधारी द्वारा अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन। ठीक है, प्रत्येक जीवधारी द्वारा अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्रत्येक जीवधारी द्वारा अपनी वंश परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए, अपनी वंश परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है या रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो जनन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार। कौन कौन से, अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन, कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसको क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अलैंगिक जनन क्या होता है, देखिए किसी किसी बुक में आपको दिएगा कि 3 प्रकार से होते हैं कायिक जनन की। ठीक है, तो अभी हम बताते हैं कायिक जनन जो है अलग रहेगा कि एक में रहेगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अभी इसको रुके रहिए, पहले हम बात करते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है कि जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक जीव भाग लेता है। एक ही जनक जीव, ओनली वन, एक ही जनक जीव भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक जीव भाग लेते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है। अलैंगिक जनन में जैसे क्या होता है, जैसे कोई पौधा है, मान लो गुलाब है, इसकी टहनी काटे हमने लगा दिया, तो क्या हुआ, जनन की प्रक्रिया में एक ही पौधा भाग लिया, तो ये प्रक्रिया हमारी क्या हो गई, अलैंगिक जनन। ठीक है। देखिए जब भिन्न भिन्न भाग निकलेंगे वही क्या होगा, लैंगिक जनन। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जाति के दो विपरीत लिंगीय जीव भाग लेते हैं, एक मेल है दूसरा फीमेल, यानी नर एवं मादा। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंगीय जीव भाग लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। इसमें क्या होगा, ये मेल होगा और दूसरा क्या होगा, फीमेल। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंगीय जीव भाग लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। और जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक जीव भागे, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। अब जैसा कि अलैंगिक जनन के प्रकार की हम बात करते हैं, तो अलैंगिक जनन प्रकार जो है कई प्रकार से होते हैं। कौन कौन से हैं, देखिए पहला क्या है, द्विविभाजन द्वारा। ठीक है, दूसरा बहुविखंडन द्वारा, बहुविखंडन या खंडन कर सकते हैं। कायिक जनन, या इसी को कहा जाता है वर्धी जनन भी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बीजाणु जनन या बीजाणु द्वारा।
और मुकुलन द्वारा, अगला सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक। ये मूलतः जो है ऐसे तो बहुत से प्रकार हैं, लेकिन मूल की जो हम बात करते हैं यहाँ पे हमको करना है। तो इसमें क्या है कि इस टॉपिक को हटा दिया गया है आप लोगों में, लेकिन एक आउटलाइन इसको भी जान जाइए जो मूल वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्विविभाजन। द्विविभाजन क्या होते हैं कि बहुत सारे ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें क्या होता है कि उनके कोशिका विभाजन होने के समय क्या होता है कि उनकी एक कोश की जीवों में सामान्यता होती है कि दो भागों में बढ़ जाती है, और प्रत्येक दोनों जो भाग में बढ़ते हैं दोनों संतति कोशिकाएं विकसित होकर के क्या करती हैं, पूरे विकसित जीव का निर्माण करती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विविभाजन। जैसे देखिए अमीबा की बात करते हैं। अमीबा हुआ, यूग्लिना हुआ, पैरामीशियम हुआ, और बैक्टीरिया, जीवाणु जो है, इन सब में क्या होता है, द्विविभाजन द्वारा जनन होता है। जैसे जीवाणु कोशिका में हम बात करते हैं तो एक मातृ कोशिका जीवाणु कोशिका हुई, ठीक है। इसमें केंद्रक है, ये शुरुआत में क्या होगा, आकार में वृद्धि करेगा, ऐसे इसको छोटा थोड़ा सा कर दो, आकार में वृद्धि करेगा। फिर जब आकार में वृद्धि करेगा तो इनमें खांच बनना शुरू होगा, ये केंद्र का ऐसे धीरे से दो भागों में बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। फिर बाद में ये क्या होगा, दो भाग में बंट जाएगा। दो भागों में क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एक इसको हम क्या करेंगे, मातृकोशिका या मातृजीव, और इन दोनों को क्या कहेंगे, संतति जीव, ठीक है। तो इस प्रकार से जो जनन की प्रक्रिया होती है वो उसमें क्या होता है, एक कोशिका दो भागों में बढ़कर दो नए जीवों का निर्माण करता है, और ये जो मातृ कोशिका का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, द्विविभाजन द्वारा जनन। और ये द्विविभाजन जो होते हैं इसमें होता है, अमीबा में होता है, यूग्लिना में होता है, और पैरामीशियम में होता है, और जीवाणुओं में होता है। जैसे ये मान लो कि हम बात किए हैं इरेसिया कोलाई जीवाणु, ठीक है। इस तरह से द्विविभाजन हुआ। तो द्विविभाजन के बाद हम लोग आगे बात करेंगे बहुविखंडन। देखिए बहुविखंडन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन की जो बात करते हैं, विखंडन या बहुविखंडन। ठीक है। विखंडन की प्रक्रिया क्या होती है कि कभी कभी ऐसे होते हैं, बहुत से जीवधारी छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं, और प्रत्येक खंड अनुकूल परिस्थिति मिलने पर वृद्धि एवं विकास करके पूरे विकसित जीव का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, विखंडन द्वारा। जैसे हमारा कवक की बात करें या शैवाल की बात करें, तो कवक या शैवाल जो होते हैं किसी जंतु के पैर पड़ने पर या किसी तरह से वो हवा द्वारा छोटे छोटे खंडों में टूट जाए, छोटे छोटे खंडों में टूट जाए, और प्रत्येक खंड क्या हो, अनुकूल परिस्थिति मिलने पर वृद्धि एवं विकास करके क्या हो, पूर्ण विकसित जीव का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या करते हैं, विखंडन द्वारा जनन या बहुविखंडन। यानी बहुत सारे खंडों में टूट जाए और प्रत्येक खंड अनुकूल परिस्थिति मिलने पर वृद्धि एवं विकास करके जब नए जीव का निर्माण करता है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, बहुविखंडन द्वारा जनन। जैसे में इसमें किसमें होता है, कवक में, शैवाल में। देखे होंगे अचानक किसी तरह से वो टूट जाते हैं कवक वक, कहीं पे उड़ के हवा से या किसी माध्यम से पहुंचते हैं, तो ढेर सारे प्रत्येक खंड अनुकूल स्थिति। लेकिन बस फर्क इतना होना चाहिए, जितना खंड टूटेगा उतने खंडों में क्या होना चाहिए, केंद्रक होना चाहिए। जैसे देखो अमीबा की बात करते हैं, अमीबा है,
अमीबा का अनियमित आकार है, यहाँ कई केंद्रक है, ये किसी तरह से किसी जंतु द्वारा या किसी प्रकार से छोटे छोटे खंडों में टूट गया, और जिस खंड में केंद्रक होगा वो प्रत्येक खंड जो है अनुकूल परिस्थिति मिलने पर वृद्धि एवं विकास करके नया जीव बना लेगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, अमीबा में विखंडन द्वारा जन्म। इसीलिए अमीबा को कहा जाता है अमर, अजय अमर कहा जाता है, ये कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि जितने खंड में टूटेगा प्रत्येक खंड में केंद्रक है, तो वो खंड क्या करेगा, नए जीव का निर्माण कर लेगा। देखिए ये सब क्या है, जनन में एक ही जीव भाग ले रहा है, अलग से कई दो भाग नहीं ले रहे। अब इसी तरह से हम बात जो अभी किए थे थोड़ा देर पहले कि जो कायिक जनन होता है या वर्धी जनन होता है, देखिए कायिक जनन या वर्धी जनन क्या होता है कि इसमें कायिक भागों से या शारीरिक भागों से, यानी जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव के कायिक भागों से नए जीव का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कायिक जनन। ठीक है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव के क्या होते हैं, कायिक भागों से या शारीरिक भागों से नए जीव का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कायिक जनन। जैसे गुलाब है, गुड़हल है, इस सब का तना काट के लगाते हैं। कायिक जनन भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार के नहीं 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से, जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्ती द्वारा। किसी किसी का जड़ लगाया जाता है, जैसे किसका, परवल का हुआ, बांस का हुआ, ये जड़ द्वारा हुआ। तना द्वारा गन्ना, गुड़हल, गुलाब, इन सब के क्या होते हैं, तने को काट करके हम लगाते हैं और वो वृद्धि एवं विकास करके पूर्ण विकसित जीव बन जाते हैं। पत्ती द्वारा किसमें होता है, अजूबा, ब्रायोफिल्लम। अजूबा का पेड़ देखेंगे नहीं, वहां पे हमारे वो घर के पास में देखोगे किनारे पर, तो वहीं पर है 2 गमले। अजूबा जो है इसके पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, पत्ती से जब नए पौधे का निर्माण होगा तो उसे हम क्या करें, पत्ती द्वारा कायिक जनन। अब देखिए क्या इसको हम अलग पढ़ेंगे, इसमें भी क्या हो रहा है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक जीव भाग लेता है। तो कायिक जनन में एक जनक जीव भाग लेता है कि 2, हाँ एक ही ले रहा है। कायिक जनन में जो जीव भाग ले रहे हैं कितने ले रहे हैं, केवल 1 ले रहे हैं। तो जब 1 ले रहा है तो ये प्रकार से ये भी अलैंगिक जनन हुआ कि नहीं। अलैंगिक जनन हमारा यही ना कहता है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनक जीव भाग, केवल एक ही जनक जीव भाग ले, उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। और कायिक जनन भी वही। तो हमको कायिक जनन अलग से पढ़ना चाहिए कि अलैंगिक जनन के अंतर्गत, अलैंगिक जनन के अंतर्गत ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी का पाठ होता है। इसीलिए बहुत से सारे बुकों में दिया है कायिक जनन को इस अलैंगिक का प्रकार। इन कई सारे ऐसे भी बुक हैं जिसमें इसको अलग से भी दिया है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर महत्व यहीं पे देना चाहिए, अलैंगिक। अब हम बात करेंगे बीजाणु द्वारा। बाई स्पोर। ठीक, स्पोर द्वारा जनन क्या होता है, कुछ ऐसे जीवधारी निम्न कोटि के जीव होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी कोशिकाओं में क्या होते हैं कि केंद्रक विभाजित होकर के असंख्य छोटे छोटे केंद्रकों का निर्माण कर लेता है, और उसके बाहर की जो कोशिका कला होती है एक खोल करके एक बाल की तरह संरचना बना लेती है, जिसे बीजाणु कोष कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणु कोष का। अब ये बीजाणु कोष के अंदर अनेक जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो छोटे छोटे कण जो केंद्रक होते हैं, जीवद्रव्य उसके बाहर की तरफ जमा होकर के एक केंद्रक बीजाणु का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, बीजाणु। और वही जब अनुकूल परिस्थिति मिलता है, अनुकूल परिस्थिति मतलब नमी मिलता है इसको, तो ये इसकी वाल क्या होती है, फट जाती है, गल जाता है।
और जब ये गल जाता है तो प्रत्येक बीजाणु क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। प्रत्येक बीजाणु स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र होने पर अनुकूल परिस्थिति मिलने पर वृद्धि एवं विकास करके नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। जैसे देखे होंगे शैवाल का ही देखे होंगे, बारिश होता है, शुरुआत में एकदम पूरा गर्मी भर देखेंगे शांत वैसे ही पड़ा रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही बारिश होती है 2-3 दिन लगातार तो उसको अनुकूल परिस्थिति मिलती है, तो इसकी वाल गल जाती है, फट जाती है और बीजाणु स्वतंत्र होते हैं। पूरा जो वहाँ पे नमी होगा पूरे पानी के साथ फैल जाते हैं और जब फैलते हैं तो उसको अनुकूल परिस्थिति मिलता है, तो वृद्धि एवं विकास करके क्या होते हैं, नए शैवाल का निर्माण कर लेते हैं। देखे होंगे देखते ही देखते 2 दिनों में 3 दिनों में जो है पूरा जमीन पे क्या होती है, काई लग जाते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या है, बीजाणु द्वारा जन्म होता है। और जो ये बीजाणु कोष होता है ये इसलिए निर्माण होता है कि प्रतिकूल परिस्थिति में इसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, यानी इसके लिए सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करता है। तो बीजाणु द्वारा जन्म किसमें होता है, कवक व शैवाल। वैसे और भी होता है, ठीक है, कवक शैवाल में मुख्यतः होता है, उसके साथ साथ ब्रायोफाइटा संघ के जो जीव होते हैं रिक्सिया मार्केंसिया उस सब में भी होता है, ठीक है। रिक्सिया मार्केंसिया सरपेंटिना नामक जो होते हैं ब्रायोफाइट जीव होते हैं। ब्रायोफाइट जानते हैं नहीं, वनस्पति जगत का उभयचर, ऐसे जीवधारी होते हैं जिनका तना और पत्ती में विभेदित नहीं होते। उनका शरीर क्या होते हैं, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होते हैं, लेकिन उनमें जड़ भी क्या होता है, सत्य जड़ नहीं पाया जाता, झकड़ा जड़ की तरह होता है, जड़ भी उनके कम विकसित होते हैं, इसलिए वो ब्रायोफाइट जो होते हैं नम एवं छायादार स्थान में पाए जाते हैं। तो उनमें भी बीजाणु द्वारा जन्म नहीं होता है। अब हम बात करेंगे मुकुलन द्वारा। बाय बडिंग। देखिए बाय बडिंग क्या होता है, कुछ जीवधारियों में बडिंग मुकुलन द्वारा जन्म क्या होता है कि कुछ जीवधारियों में देखेंगे तो प्रतिकूल परिस्थिति जैसे ही आएगा उनमें क्या होते हैं, एक आउटग्रोथ निकल जाते हैं। जैसे हाइड्रा में देखिए इस तरह से होता है हाइड्रा का पौधा। हाइड्रा पौधा नहीं होता है, जंतु, सॉरी, हाइड्रा जो है एक जंतु है, हाइड्रा है। इसमें क्या होगा, कुछ दिनों के बाद जो है इस तरह से आउट ग्रोथ निकलेगी, ठीक है, जिसको मुकुल या बड कहते हैं। मुकुल या इसी को क्या कहते हैं, बड। अब ये जो मुकुल है किसी तरह से हो सकता है हवा द्वारा, जल में रहता है तो जल यानी कि जल की धाराओं द्वारा, या किसी जानवर द्वारा या किसी जंतु द्वारा जो है, छोटे जलीय जंतुओं द्वारा ये टकराता है, जलीय जीव है, जंतु है, तो इससे टकराकर ये टूट जाता है। जब ये मुकुल बनता है तो इसका मूल केंद्रक भी विभाजित होकर एक मुकुल में चला जाता है, और जब केंद्रक इसमें चला जाता है किसी प्रकार से ये टूटता है, जब टूटता है तो ये मुख्य शाखा से क्या होता है, मुख्य जंतु से पृथक हो जाते हैं और पृथक होकर के नए हाइड्रा का निर्माण करते हैं। तो ये संतति हाइड्रा और ये जनन। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, मुकुलन द्वारा जनन। ये तो हाइड्रा में जनन हुआ, जनन। इसी प्रकार से ईस्ट में होता है। ईस्ट जो होता है एक जीवाणु है, कवक है। ईस्ट में क्या होता है, एक कोशिका होता है, फिर इनमें भी क्या होता है, इस तरह से आउटग्रोथ निकलते हैं जिसको मुकुल कहते हैं। ये मुकुल में क्या होता है, कुछ दिनों के बाद जो है इसका केंद्रक विभाजित होकर के एक केंद्रक चला जाता है किसमें, मुकुल में। और जब ये मुकुल में चला जाएगा तो ये मुख्य जीव से क्या होगा, पृथक हो जाएगा, और मुख्य जीव से पृथक होकर नए जीव का निर्माण करेगा, या संतति जीव का, संतति ईस्ट। तो इस प्रकार के जो जनन होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मुकुलन द्वारा। ठीक, ईस्ट किसमें है, ईस्ट में मुकुलन द्वारा।
देखिए कि मुकुलन द्वारा जो होता है, एक निकला, दो निकला, मुकुल ये जो बड आउटग्रोथ निकलते हैं, वो आउटग्रोथ क्या होता है, किसी कारण से वो पृथक होता है और पृथक होने के बाद अनुकूल परिस्थिति मिलने पर वृद्धि एवं विकास करके पूर्ण विकसित फिर से जीव का निर्माण कर लेता है। तो इसी प्रकार के मुकुल द्वारा जन्म कहते हैं। ये सामान्यतः जो है देखा जाता है हाइड्रा में और ईस्ट में देखा जाता है। अगला है सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन देखिए क्या होता है। सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या होते हैं कि जीवों के सूक्ष्म भागों से पूर्ण विकसित जीव का निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन क्यों विकसित कराई गई? क्योंकि इसलिए कि बहुत सारी जातियां, जीव जातियां क्या है, संकटग्रस्त थी। संकटग्रस्त होने के कारण उसके गिने चुने जीव बचे थे। अतः लंबे अवधि तक उसे फल से बीज, बीज से फिर नया पौधा तैयार करने में लंबी अवधि इंतजार करना पड़ता था। हो सकता था कि जातियों को संख्या बढ़ाने में बहुत समय लगता था। इस कारण से ऐसी तकनीक का विकास किया गया जिससे उसके कायिक भागों से, इसमें भी एक प्रकार के ये सूक्ष्म प्रवर्धन भी कायिक विभाग, इसमें भी जड़, तना, पत्ती से भी नए पौधे का निर्माण किया। तो देखिए जैसे एक गाजर को हम लेते हैं, ठीक है, इसको कट किया जाता है गाजर के भाग को, ठीक है, सूक्ष्म भाग लिया जाता है, इसको एक छोटे से पात्र में रखा जाता है कृत्रिम पोषण माध्यम में, जिससे इसका क्या होता है, सेल डिवीजन क्या किया जाता है, सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, जिससे कोशिकाओं का समूह बन जाता है, जिसे कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं? कैलस। इस कैलस को फिर से न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब है उसमें रखते हैं, एक काटन लगा देते हैं, काटन के ऊपर इसमें लगा देते हैं। जब रखते हैं तो कुछ दिनों के बाद इससे तना विकसित हो जाता है और जड़ विकसित हो जाता है। क्या विकसित हो जाता है? जड़ और तना। अब ये क्या होता है, जब जड़ तना विकसित हो जाता है तो फिर इसको निकाल करके मृदा में गाड़ देंगे, फिर से वृद्धि और विकास करके पूर्ण विकसित पौधा बन जाएगा। पढ़ना है, जो 30% कम किया गया है उसके बाद जो हमने अभी तक बताया था वो क्या है, पढ़ना है, जो 30% कम किया गया है उसके बाद जो हमने अभी तक बताया था वो क्या है कि आपके सिलेबस से निकाल दिया गया। लेकिन यहाँ से जो लैंगिक जनन की हम बात करेंगे वहाँ पढ़ना है। तो लैंगिक जनन क्या होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंगीय जीव भाग लेते हैं, मेल फीमेल। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंगीय जीव भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंगीय जीव भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में एक मेल लेता है, दूसरा फीमेल। लेकिन जनन में यह भी ध्यान रखना होगा कि दोनों विपरीत लिंगीय जीव क्या होंगे? एक ही जाति के होंगे, ठीक है। मूलतः क्या होंगे? एक ही जाति के दोनों होने चाहिए, तभी उनमें जनन की प्रक्रिया संपन्न होगी। अब जो जनन की प्रक्रिया है उसमें हम बात करेंगे, आप लोगों के टॉपिक में दिया है दो तरह से, एक जंतुओं में लैंगिक पढ़ना जो है आप लोगों को यहाँ पर, एक वनस्पतियों में लैंगिक जनन, और दूसरा जो है जंतुओं में लैंगिक जनन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, और यहाँ क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, वनस्पतियों में लैंगिक जनन और जंतुओं में लैंगिक जनन पढ़िए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वनस्पतियों में लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। वनस्पतियों में लैंगिक जनन की हम जो बात करते हैं, तो वनस्पतियों में लैंगिक जो जनन होती है उसमें सबसे पहले हमारा जो होता है पुष्प, फ्लावर। पुष्प जो होता है पौधों का लैंगिक जनन अंग होता है। पुष्प क्या होता है, पौधों का लैंगिक जनन अंग होता है, जिसके अंतर्गत मेल फीमेल जो भी पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना की जो हम बात करते हैं, तो देखिए इस तरह से पुष्प की संरचना की जो बात हुई, इसमें ये क्या हो जाएगा, पुष्पासन, पुष्पवृंत, पुष्पासन, कैलिक्स, वायदर्पण, कैलिक्स, थैलमस, कोरोला, एंड्रोसियम, इसके दो पार्ट है, पॉलेंस है, फिलामेंट, और इन दोनों को क्या कहते हैं सम्मिलित रूप से, एंड्रोसियम, यानी मेल पार्ट। दूसरा है ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। इसको हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम, यानी फीमेल पार्ट। ये फ्लावर का क्या है, फीमेल। तो पुष्प की संरचना के हम बारे में बात करते हैं, तो याद रखिए जो पुष्प होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट और दूसरा फीमेल। यदि पुष्प का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग पुष्पों में होता है, तो उसको एक लिंगीय पुष्प कहते हैं, या उसी को कहा जाता है अपूर्ण पुष्प। यानी मेल पार्ट पुष्प का एक पुष्प में, फीमेल पार्ट अलग पुष्प, तब उसको क्या कहेंगे, एक लिंगीय पुष्प, या उसी को कहेंगे अपूर्ण पुष्प। लेकिन जब पुष्प का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही पुष्प के अंदर स्थित होते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण पुष्प या द्विलिंगीय पुष्प। वे पुष्प जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, उसे उस पुष्प को क्या कहते हैं, पूर्ण पुष्प या द्विलिंगीय पुष्प कहते हैं। अब पुष्प की संरचना में एक पूर्ण पुष्प की संरचना होती है। पूर्ण पुष्प, जो पूर्ण पुष्प होता है उसमें सबसे नीचे लगा होता है पुष्पवृंत,
पुष्पवृंत जो कि पौधे की टहनी से जुड़ने का कार्य करता है, पुष्प को जुड़ा होता है। उसके ऊपर एक गोलाकार कुछ संरचनाएं होती हैं जिसके ऊपर पुष्प के समस्त पार्ट स्थित होते हैं, जिसको पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। पुष्पासन के ऊपर देखेंगे तो सबसे बाहर की तरफ जो है ग्रीन कलर का, हरे रंग का जो है संरचना पाई जाती है, जिस पंखुड़ियों के समान, जिसको कहा जाता है बाह्य दलपुंज या कैलिक्स कहते हैं। बाह्य दलपुंज ये होते हैं जो बहुत से पुष्पों में स्वतंत्र होते हैं और बहुत में ये बाह्य दल के पुंज के जो सिंगल होता है वो दल आपस में जुड़े होते हैं। जैसे गुड़हल में क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, इस तरह से बाह्य दलपुंज आपस में जुड़े होते हैं और बहुत सारे में ये स्वतंत्र होते हैं। बाह्य दलपुंज क्या है, पुष्प का सहायक अंग होता है, ये पुष्प का मुख्य अंग नहीं होता। दूसरा होता है, दूसरा चक्र जो पुष्प में होता है उसको कहते हैं दलपुंज। क्या कहते हैं, दलपुंज या कोरोला कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, दलपुंज या कोरोला के नाम से जाना जाता है। और ये जो दलपुंज होते हैं सामान्यतः क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, लेकिन रात के खिलने वाले पुष्पों को क्या होते हैं, ये सफेद होते हैं। ये भी क्या होते हैं, पुष्प का सहायक अंग होता है। इनका प्रमुख कार्य ये होता है कि यह कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं, जिससे परागण की क्रिया संपन्न होती है। पुष्प चमकीले होते हैं, विभिन्न रंगों के होते हैं, जिसके कारण ये कीट इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, जिससे परागण की क्रिया संपन्न होती है। रात को खिलने वाले जो पुष्प होते हैं वो सफ़ेद होने का कारण जनरली क्या होते हैं कि रात में जो सफ़ेद रंग होता है वो आसानी से दिखता है अन्य रंगों के सापेक्ष, इसलिए कीटों को आकर्षित करने के लिए रात को जो खिलने वाले पुष्प होते हैं सामान्यतः सफ़ेद होते हैं। बाह्य दलपुंज भी क्या होता है, दलपुंज भी क्या होता है, पुष्प का सहायक अंग भी होता है। पूर्ण पुष्प में तीसरा जो चक्र होता है जिसको कहा जाता है एंड्रोसियम, यानी पुष्प का मेल पार्ट जो होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक पॉलन सैक, दूसरा फिलामेंट होता है। कुछ पौधों में जैसे गुड़हल में देखेंगे तो ये गाइनोसियम से ही लगा रहता है, और बहुत सारे पुष्पों में ये नीचे जो है थैलेमस से जुड़ा या पुष्पासन से जुड़ा होता है। पुष्प एंड्रोसियम की जो बात करते हैं, ये पॉलन सैक, फिलामेंट एक तंतु धागे की समान संरचना होती है, जिसके ऊपरी सिरे पर पॉलन सैक लगे होते हैं। पॉलन सैक के अंदर जो होते हैं क्या होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप पराग कणों का निर्माण होता है। इस कारण से यह पुष्प का मुख्य अक्ष या अंग भाग होता है। यह पुष्प का क्या होता है, मुख्य भाग। तीसरा कंडीशन जो चौथा चक्र है, लास्ट का जो चक्र है पुष्प का, वो है पुष्प का गाइनोसियम भाग या फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट सबसे मध्य में होता है पुष्प का। इसके ऊपरी भाग जो होता है घुंडी नुमा संरचना होती है, जिसको कहा जाता है स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। इसके निचले सिरे वर्तिकाग्र का कार्य होता है ये कि जो परागण की क्रिया द्वारा जो परागकण आते हैं उसको ग्रहण करने का कार्य करता है। इसके निचले सिरे पर सिलेंड्रिकल नलिका समान संरचना होती है, जिसे स्टाइल या वर्तिका कहते हैं, स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। फिर नीचे गोलाकार संरचना होती है, जिसे ओवरी या अंडाशय कहते हैं, ओवरी या अंडाशय कहते हैं, जिसके अंदर जो है क्या होते हैं, ओव्यूल यानी बीजांड स्थित होता है, और इसी बीजांड के अंदर एग सेल होते हैं। बाद में जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो ओवरी ही फल का निर्माण करता है और ओव्यूल जो होता है बीज का निर्माण करता है, और बाकी जो पार्ट होते हैं वो सूखकर नष्ट हो जाते हैं। और ये भी गाइनोसियम भी पुष्प का मुख्य अंग या मुख्य भाग होता है। ये पुष्प की संरचना के बारे में बात है। ठीक है, तो पुष्प की संरचना के बारे में बात हुआ। अब इसमें पुष्प में लैंगिक जनन की बात होगा। उसमें बात किया जाएगा कि पॉलन सैक परागकणों का विकास करेंगे। ठीक है, अंड कोशिका या एक सेल का विकास करेंगे, यानी कि माइक्रोजेनेसिस। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा, जो कि अगले पार्ट में हम लोग